Good morning, students. I hope you all are very well. Now we'll start our today's class. And as previous lecture, you all are learned the partition of India and the failure of Indian National Congress, who is the responsible for division of India. But there are many bases about the behind the partition. The fundamentalist Muslims, Muslim League, and especially Congress were not satisfied to the Muslim League, and it is main failure about our national heroes who are not stopped the direct action who is operated by मुस्लिम लीग. बंटवारे का सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें तो बहुत सारे कारण थे उसमें. उन सारे कारणों में जो अंतिम परिणति अगर बात की जाए कि जिसकी वजह से बंटवारा अपने मूल स्वरूप में आ पाया, तो वो था मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई. इस सीधी कार्रवाई के बारे में हम थोड़ा सा गहराई में जानेंगे. जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक डेट दे दिया कि अगर पाकिस्तान की मांग को न माना गया तो मुस्लिम अपने हक के लिए सीधी कार्रवाई करने के लिए विवश हो जाएंगे. अंतिम दौर तक कांग्रेस ने प्रयास किया कि देश न बटे, लेकिन जब सीधी कार्रवाई शुरू हुई, सीधी कार्रवाई मतलब हिंसात्मक कार्य मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू हुआ, तो देश में बहुत जगहों पे अनरेस्ट क्रिएट हुआ, बहुत जगहों पे दंगे भड़क गए, निर्दोष और निरपराध लोग मारे गए. और इन सारी वजहों की वजह से, इन सारे अनरेस्ट की वजह से कांग्रेस को झुकना पड़ा. और एक तरीके से यह ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस का भी फेल्योर माना जाएगा कि वो इस प्रकार के ब्लैकमेलिंग को रोक नहीं पाए. अब इसके आगे हम थोड़ा सा आगे के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें विभाजन के बाद या इन विषयों के बाद कैसे माहौल बने, कैसा सीन क्रिएट हुआ. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जो इंडिया का डिवाइडेशन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, वो पार्टीशन टू नेशन थ्योरी के बिहाफ पे हुआ था. और ये टू नेशन थ्योरी जो था वो रिलीजियस बेस्ड था, धर्म का आधार था इसके ऊपर. तो धर्म के आधार पे जब देश को बांटा गया तो इसमें, और उस समय करीब 12% मुसलमान हिंदुस्तान में थे, तो जब यह क्लियर किया गया कि इस धर्म के लोग यहाँ पे रहेंगे और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका एक अलग देश बनेगा, तो ये स्वतः ही हो जाने की संभावना थी कि अगर एक धर्म के लोगों ने अपना दूसरा देश बना लिया तो जो लोग बचे ये उस धर्म का देश बन गया, यानी कि हिंदू राष्ट्र. अगर इस्लामिक रिलीजन के बिहाफ पे पाकिस्तान को बना लिया गया तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा स्वतः ही. लेकिन ये हुआ नहीं और ये होना भी नहीं चाहिए. ऐसी चीज़ें धर्म के बिहाफ पे एक स्टेट को नहीं बनना चाहिए. क्योंकि हिंदुस्तान के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर्स थे वो भी रिलीजियस बेस्ड पे देश का बंटवारा नहीं चाहते थे. और अगर देश का बंटवारा रिलीजियस बेस्ड पे हो भी गया तो जो बचा हुआ है, यानी कि जो हिंदुस्तान है, वो किसी एक रिलीजन को फॉलो ना करे. ये मेन कंसर्न था हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े लीडरों का. तो इस हिसाब से आप देखिए कि धर्म के आधार पे देश नहीं बनेंगे, खास करके हिंदुस्तान किसी विशेष धर्म को फॉलो नहीं करेगा. चाहे भले ही जो दूसरे देश का बंटवारा हुआ हो वो धर्म आधारित बंटवारा हो, दूसरा देश अपने आप को धार्मिक पहचान दिलाता हो, धार्मिक पहचान के रूप में पहचाना जाता हो, उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिलीजियस हो, लेकिन हिंदुस्तान
का आइडेंटिटी रिलीजियस बेस पे नहीं होगा, ये निकल करके सामने आया। उसके अच्छा, मुस्लिम के साथ साथ और भी बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप हमारे यहाँ रहते थे। बुद्धिस्ट रहते थे, जैनी रहते थे, जरतुस्ट्रीज रहते थे, ईसाई रहते थे। इनको भी सिक्योरिटी दिया गया, इनको भी एक सांत्वना दिया गया कि आप हिंदुस्तान में बिना किसी डर, भय और बिना किसी पार्शियलिटी के रह सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो कल्चरल, चाहे वो रिलीजियस, चाहे बीइंग पर्सन, आप सब भारतीय माने जाएंगे और हिंदुस्तान में अपनी मातृभूमि में बिना किसी भय के निवास कर सकते हैं। अब मुस्लिम लीग, इसका फॉर्मेशन हुआ था इंपीरियल इंडिया में, और इनका बेस था कि ये उस समय के मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए थे। उनको ये लगता था कि कांग्रेस जो है वो हिंदू फोकस्ड पार्टी है, हिंदुओं के हित की बात करती है। इसी बिहार पे मुस्लिम लीग बनाया गया ताकि वो मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन दे, और मुस्लिम लीग ने अंततः देश का बंटवारा करा दिया। तो एक फंडामेंटल चीज़ ये है कि ये एक कंजर्वेटिव ग्रुप बन करके निकल करके आया, एक रूढ़िवादी ग्रुप बन करके आया, जो एक कम्युनिटी विशेष के बारे में ही बात कर रहा था। और इसी तरीके से आप ये मत समझिए कि सिर्फ मुस्लिम ग्रुप से ही काम कर रहे थे, बहुत सारे हिंदू ग्रुप भी थे, एक्टिव थे, जो हिंदू राष्ट्र के भाव को लेकर के चल रहे थे, जो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व का ही प्रभाव हो। तो देखिए, ये जो कंजर्वेटिज्म है ये किसी भी देश के लिए सही नहीं है। हम संविधान को हमें मानना चाहिए, राष्ट्र के रूप में संविधान ही हमारा मूल ग्रंथ होना चाहिए, और धर्म के आधार पे, तो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे कभी किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो एक स्टेट के रूप में हम फेल हैं, कंट्री के रूप में हम फेल हैं। तो अगर हम इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों की आलोचना कर रहे हैं तो हमें हिंदू एक्सट्रीमिस्टों की भी आलोचना करनी चाहिए, जो कि उस समय थे। और कांग्रेस को इसके लिए हम एक क्रेडिट तो दे ही सकते हैं कि उन्होंने हिंदू एक्सट्रीमिस्टों को उभरने नहीं दिया, जिसकी वजह से राष्ट्र हमारा बच गया। वरना अगर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट या हिंदू राष्ट्र की कोई बातें होती तो मुझे लगता है कि देश एक नहीं रह पाता, एक और विभाजन तैयार होता, या फिर हम सिविल वार में उलझ गए होते, सीधी सी बात है। तो हमें इस प्रकार से सेपरेशन नहीं करना चाहिए, ये एक मूल बात है। स्टूडेंट्स, इन सारे मुद्दों पे बॉलीवुड ने भी बहुत सारी मूवीज बनाई हैं, और आपके बुक में भी एक मूवी का चर्चा है, गर्म हवा। बलराज साहनी उसमें हीरो हैं, और सलीम नाम का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे होते हैं, जो कि पुरानी पिक्चर है। तो ये पार्टीशन के दौर का मूवी है। आगरा में सलीम रहते हैं और देश का विभाजन हो जाता है, जूते का व्यवसाय है इनका, और धीरे धीरे जब विभाजन की कड़वाहट समाज में घुलने लगती है तो ये अपने ही लोगों के बीच में पराया फील करने लगते हैं। इनका बिजनेस बंद हो जाता है, और एक दौर ऐसा आता है कि इनके अपने पुश्तैनी मकान पे पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया। इनकी बेटी इस माहौल को झेल नहीं पाई, उसकी मौत हो जाती है। फिर भी सलीम साहब, यानी कि बलराज साहनी जो मेन हीरो हैं, सलीम टूटते नहीं हैं, और वो आशा रखते हैं कि स्थितियां सुधर जाएंगी। और ये आशा सिर्फ उनका अपना अकेले का होता है, बाकी परिवार से इत्तेफाक नहीं रखता है। और एक मूवी में निर्णायक मोड़ आता है जब वो सड़क से जा रहे होते हैं और सामने देखते हैं कि स्टूडेंट्स एक मूवमेंट कर रहे होते हैं, एक रैली निकाल रहे होते हैं। उस रैली में वो सरकार से बेहतर सुविधाओं की मांग करते हैं, और उस रैली में इनका बेटा सिकंदर, उसका नाम सिकंदर ही है, सिकंदर भी इसमें शामिल होता है। तो इन परिस्थितियों को आप देखिए और इन चीज़ों को महसूस करिए कि आप जिस ज़मीन के टुकड़े को अपना मान रहे हैं, कर्मभूमि, मातृभूमि, अचानक से कुछ राजनीतिक गतिविधियां ऐसी हो जाती हैं कि आपको वो कर्मभूमि आपकी मातृभूमि
अचानक से बता दिया जाता है कि अब आपकी ज़मीन नहीं रही, ये अब आपका देश नहीं रहा। आपका देश और आपके लोग अब एक दूसरे जगहों पे जाकर के बसे हुए हैं। अब वो आपका देश है, ये आपका एक दुश्मन मुल्क माना गया। और वो लोग जो आपके पड़ोसी कहलाते हैं, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके कुछ समय पहले खड़े रहते थे, वो भी आपको अब दुश्मन की नज़र से देखने लगते हैं। तो आप महसूस करिए कि वो पीड़ा कैसी होगी। बहुत सारे लोगों ने बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार ऐसी पीड़ा को झेला है। ये पार्टीशन, ये बंटवारा बहुत दर्द दे करके गया, बहुत पेनफुल रहा। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे ऐसे निरपराध लोग काल के गाल में समाहित हो गए, जिनका इसमें कोई दोष नहीं था, कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट पेजेस पे गांधी जी का सेक्रीफाइस भी बताया गया है। गांधी जी ने आजीवन अपने आप को इन विवादों से दूर रखा, सांप्रदायिकता से दूर रखा, कम्युनिज्म से दूर रखा। और जिस दिन देश आज़ाद हो रहा था, दिल्ली में खुशियां मनाई जा रही थी, उसी दिन भारत के पूर्वी भाग, बांग्लादेश आज कहा जाता है, उस समय बंगाल था, वहाँ पे एक जगह है नोआखली। गांधी जी वहाँ पे थे और दंगों को शांत करा रहे थे। ये बिल्कुल एक परिवार का बंटवारा था। और परिवार के बंटवारे में जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ उसी को होती है, क्योंकि परिवार को उसने ही खड़ा किया होता है, घरों को उसने ही खड़ा किया होता है। और घर भावनाओं से चलते हैं और देश भी भावनाओं से चलता है। तो बुजुर्ग के सामने बंटवारा होता है तो वो दो ज़मीन के टुकड़ों का बंटवारा नहीं होता, वो मकान के हिस्सों का बंटवारा नहीं होता, बल्कि वो उस बुजुर्ग के दिलों का बंटवारा होता है। और चूंकि दोनों पक्ष उसके अपने होते हैं, दोनों पक्षों को उसने खून दे करके सींचा होता है, तो इसलिए वो दोनों के हित की बात सोचता है। गांधी जी की बड़ी आलोचना होती रही है बंटवारे को लेकर के। वो सिर्फ अल्प ज्ञान के लिए आलोचना होती रही है। जो नहीं जानता गांधी जी के सेक्रीफाइस को, वही इन चीज़ों को लेकर के उनका विरोध करता रहा है। जबकि वो अंतिम तक प्रयास करते रहे कि देश का बंटवारा न हो, देश टूटे न। और चूंकि हिंसात्मक गतिविधियां होती रही, तो अंतिम में गांधी जी को ही मानना पड़ता है। और इन्हीं वजहों से नाथूराम गोडसे गांधी जी की हत्या भी कर देते हैं। और आज़ादी के कुछ ही दिन बाद गांधी जी मार दिए जाते हैं अपने प्रार्थना सभा में। और देश का एक बड़ा नायक, बड़ा हीरो कह सकते हैं, राष्ट्रपिता, काल के गाल में समाहित हो जाता है। कुछ इनमें चर्चाएं भी थी, कुछ फैक्ट्स भी थे, एनसीईआरटी ने हमें वो प्रोवाइड करवाया है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल हेल्प पाकिस्तान को देने की बात की गई थी बंटवारे में। तो गांधी जी को ये लग रहा था कि कहीं नेहरू गवर्नमेंट इस चीज़ से मुकर न जाए। तो इन चीज़ों को लेकर गांधी जी उपवास में बैठ गए और राइट्स भी चल रहे थे। तो इनके उपवास का बड़ा ज़बरदस्त असर हुआ, राइट्स रुक गए और भारत सरकार भी अपनी इन वचन को निभाने का प्रयास करना शुरू कर दी थी। लेकिन इनके प्रयासों से सभी लोग खुश नहीं थे। जैसा कि मैंने भी पहले ही बताया कि नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी। तो इन्हीं सारे प्रयासों की वजह से नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में इनकी गोली मार करके हत्या कर दी। और इस प्रकार गांधी जी का शहीद गांधी जी हो गए, गांधी जी की मृत्यु हो गई। और गांधी जी का ये बड़ा विचार था कि भारत को सांप्रदायिक आधार पे तो बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए, और ख़ास करके अगर भारत धर्म के आधार पे बढ़ भी गया तो भारत को सांप्रदायिक नहीं रहना चाहिए, ये किसी एक धर्म का देश न बन जाए। जो पीछे हमने अभी बातें की, वही चीज़ें सारी गांधी जी का सारा जो मेन मोटो था ये था। और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का जो स्वरूप है, यानी कि जो प्रोविंसेस हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं,
उनको कैसे यूनिफाइड किया जाए। और ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट को रजवाड़े कहा जाता है, राज कहा जाता है। और चूँकि ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में उस समय बहुत सारी जगहों पे राज चलता था, राजा लोग रहते थे, तो उनका राज जारी रखने दिया, उनको अपने अंडर में ले लिया। तो एक बड़ा समस्या इनका भी था कि इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इनका एकीकरण कैसे किया जाए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि भारत में छोटे बड़े मिलाकर करीब 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, और अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से यह काम किया कि उन्होंने सभी प्रिंसली स्टेट्स को और प्रोविंसेस को फ्री कर दिया कि जो भारत में रहना चाहता है वो रहे, जो अलग होना चाहता है अलग हो जाए। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, कुछ ऐसे थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो अब इन्हीं चीज़ों पे हम विचार करेंगे। आपके पेज नंबर 15 पे भारत के विभाजन, जो भारत का पार्टीशन हुआ उसके पहले का और उसके बाद का मैप है। आप आइडेंटिफाई करते रहना कि कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे। जिसमें येलो कलर का जो आप जगह देख रहे हो, स्टेट्स देख रहे हो, वो ब्रिटिश इंडियंस थे, प्रोविंसेस थे। और जो ग्रीन कलर का आप मैप में जो एरियाज देख रहे हो वो है प्रिंसली स्टेट्स। तो छोटे बड़े मिलाकर के करीब 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर एक सबसे बड़ा नायक, भारत को एक करने का सबसे बड़ा नायक, अगर वो एक्टिव नहीं होता उस समय, अगर वो ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे, तो आज यूरोप की तरह भी भारत 565 टुकड़ों में बटा होता। यूरोप तो मतलब और कम टुकड़ों में है, लेकिन यूरोप में आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे देश बने हुए हैं। तो उसी तरह भारत में भी छोटे छोटे बहुत सारे देश बन गए होते। ऐसा होता कि आपको वाराणसी से जौनपुर जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता, वाराणसी से आपको लखनऊ जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता, क्योंकि वाराणसी उस समय एक अपने आप में प्रिंसली स्टेट्स था। आप किसी दूसरे प्रदेश में जाते तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक दूसरे देश में जाने जैसा विजिट होता। और ये जो आर्किटेक्चर थे, नए भारत के जो रचयिता थे, ये थे भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को इंटीग्रेट किया, भारत को एक किया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोकस हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के वर्क पे रहेगा कि कैसे इन्होंने भारत को एक किया, कैसे भारत को एक सूत्र में बांधा। अब इसमें सबसे पहला ये जिन्होंने अपने आप को आज़ाद रखने का ऐलान किया वो त्रावणकोर स्टेट था। केरला का रीजन है आज का केरला, तब उसे त्रावणकोर कहा जाता था। और ठीक उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने भी अपने आप को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। और उसी समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हो चुका था। और भोपाल के नवाब ने भी ये बोल दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शामिल नहीं होंगे। तो इन रजवाड़ों के रवैये से बात साबित हो गई थी कि ये हिंदुस्तान में नहीं बसना चाह रहे हैं, अपना स्वतंत्र देश बनाना चाह रहे हैं। इस प्रकार हिंदुस्तान के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने का डर था। और इस तरीके से हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान के अस्तित्व पर भी संकट के बादल गहराने लगे थे। तो इन सभी चीज़ों में जो गवर्नमेंट का जो नज़रिया था, सरकार का जो नज़रिया था, सरकार ने इसमें बड़ा कड़ा रुख अपनाया। और इस कड़े रुख को मुस्लिम लीग ने कहा, उसका विरोध किया कि नहीं, सरकार, अंतरिम सरकार जो थी यानी नेहरू गवर्नमेंट थी, नेहरू गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा हार्ड मूव नहीं लेना चाहिए, बल्कि रजवाड़ों के ऊपर यह छोड़ देना चाहिए कि वो विलय को मानते हैं कि नहीं, वो अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं तो उनको फ्री रहने देना चाहिए। अब देखिए रजवाड़े के बाद देखिए प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो ये बड़ा, इनको इंटीग्रेट करना बड़ा कठिन काम था,
ये इसलिए था कि आज का जो उड़ीसा है उस समय करीब 26 प्रिंसली स्टेट वहाँ पे थे और छत्तीसगढ़ में करीब 15 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थे। सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र को मिला करके सौराष्ट्र बोला जाता था, वहाँ पे करीब 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे। तो आप देखिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ये पूरा सिनेरियो है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो बड़ा ही हार्ड टास्क था। तो कल हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आप पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, बाकी हम कल के क्लास में इस चैप्टर्स को और इस टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।